स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर और टनलिंग इफेक्ट। तो आज हम टनलिंग इफेक्ट डिस्कस करेंगे और वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है हमने पोटेंशियल स्टेप और सिंगल स्टेप बैरियर हमने डिस्कस किया था। दो केसेस के लिए हमने वो डिस्कस किया था। एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट, यानी कि जो टोटल एनर्जी और इंसिडेंट पार्टिकल की वो ग्रेटर है किससे, पोटेंशियल स्टेप बैरियर से, यानी कि वी नॉट से। और सेकंड केस हमने कंसीडर किया था जब एनर्जी इंसिडेंट पार्टिकल की लेस है किससे, पोटेंशियल स्टेप बैरियर से, यानी कि ई इज़ लेस देन वी नॉट। तो जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वो अपना पहले जाके अपना प्रीवियस लेक्चर देखें। तो सबसे पहले हमारा जो केस रहेगा आज का, दैट इज़ वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर एंड टनलिंग इफेक्ट। तो ये भी जो है एप्लीकेशन है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन की। तो उसके लिए हमने क्या कंसीडर करके चला, हमने कंसीडर करके चला वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर प्रॉब्लम। उस केस में जो पोटेंशियल बैरियर प्रॉब्लम है उस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल फंक्शन है उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि वी एक्स इज इक्वल टू एक्स लेस देन ज़ीरो पे हमारे पास क्या है, वैल्यू ज़ीरो। और एक हम जो पोटेंशियल बैरियर ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं कि जब हम x की वैल्यू 0 से a रीजन में लाई करेगी तो उस केस में हमारे पास जो बैरियर होगा, पोटेंशियल होगा, वो कितना होगा, v नॉट। और x ग्रेटर देन a के लिए हमारे पास बैरियर क्या होगा, 0, यानी पोटेंशियल क्या होगा बच्चे, 0। तो यानी कि जो हमने बैरियर कंसीडर किया उसकी विड्थ कितनी है बच्चे, a है। तो यहाँ पे हम देखें तो किस तरह से इसका डायग्राम होगा। हमने जो पोटेंशियल हमने कंसीडर किया है सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो टू a रीजन के लिए जो है हमारे पास वी एक्स की वैल्यू क्या है, v नॉट है। और अगर हम लेस देन ज़ीरो की बात करें, यानी कि 0 से कम की बात करें, तब भी हमारा पोटेंशियल क्या है, 0 है, यानी कि नो फोर्स फील्ड एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। पर जैसे ही वो सेकंड रीजन में आएगा उसके ऊपर पोटेंशियल एक्ट करेगा जिसकी वैल्यू कितनी है, वी नॉट है। और एक्स ग्रेटर देन ए के लिए जो है सेम नो पोटेंशियल फील्ड या फिर कह दो फोर्स फील्ड एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, कोई भी फोर्स फील्ड जो है पार्टिकल के ऊपर नहीं लगेगी। तो अगर हम इसकी सिमेट्री कंसीडर करें तो हम पार्टिकल को चाहे फर्स्ट रीजन से हम इंसिडेंट करवा सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड रीजन से पार्टिकल को इंसिडेंट करवा सकते हैं इस बैरियर के ऊपर। तो हमने क्या किया बच्चे, हम इस केस में हम मान के चल रहे हैं जो पार्टिकल है वो लेफ्ट हैंड साइड से इस बैरियर को अप्रोच कर रहा है। तो अब देखो बच्चे, दो केस हो सकते हैं कि जो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है अगर उसकी एनर्जी जो है इस बैरियर से यानी इस पोटेंशियल से अगर कम है तो उस केस में क्या होगा, मान लो ई लेस देन वी नॉट है और वो जो है इंसिडेंट पार्टिकल जो है वो इस रीजन से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से इस पोटेंशियल को अप्रोच कर रहा है। तो क्लासिकली हमने देखा कि क्लासिकली जो है पार्टिकल जो है वो इस बैरियर को ओवरकम नहीं कर पाएगा, यानी कि जो क्लासिकली हम देखें तो पार्टिकल जो है वो आएगा और फिर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। यानी कि कोई भी पार्टिकल, जो भी पार्टिकल होगा वो इस रीजन से सेकंड रीजन में मूव नहीं कर पाएगा, यानी कि ये पेनिट्रेट नहीं कर सकेगा। तो मैंने यही लिखा हुआ है, क्लासिकली द पार्टिकल विल बी रिफ्लेक्टेड एंड हेंस विल नॉट पेनिट्रेट द बैरियर, यानी कि जो पार्टिकल आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, पर वो सेकंड रीजन के अंदर नहीं जा पाएगा। पर बच्चे ये तो है क्लासिकली, पर क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि जो भी पार्टिकल होगा वो आएगा और कुछ ना कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी कि वो पार्टिकल जो है वो सेकंड रीजन के अंदर जो है लाई करे, यानी कि या फिर ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल आएगा, अगर हम लेस देन वी नॉट की बात करें तो उसकी कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हमारा बैरियर दिया हुआ है, बैरियर, ये जो बैरियर है वी नॉट वाला, इसको क्रॉस करके वो इस रीजन के अंदर यानी कि थर्ड रीजन यानी ट्रांसमिट हो सके। ये बच्चे आप इस तरह से देख लो, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हो, वुडन ब्लॉक, और जो पार्टिकल आ रहा है उस वुडन ब्लॉक के अंदर जो है, अगर क्लासिकली देखें अगर एनर्जी कम है तो वो वुडन ब्लॉक के अंदर कभी पेनिट्रेट करके फर्स्ट रीजन से सेकेंड थर्ड रीजन में नहीं जा पाएगा, वो हमेशा क्या होगा बच्चे, उस वुडन ब्लॉक से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पर जैसे ही अगर मैंने क्या किया, क्वांटम मैकेनिकल देखूं तो पार्टिकल आया, यहाँ पे अगर वुडन ब्लॉक रखा है तो वो उसके अंदर से जो है पेनिट्रेट करके वो थर्ड रीजन के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे मतलब हम ये कह सकते हैं कुछ ना कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी कि पार्टिकल जो है वो इस बैरियर को, ये जो बैरियर बीच में हमने रुकावट डाली हुई है उसको पेनिट्रेट करके वो थर्ड रीजन के अंदर आ जाए। तो यही कह रखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेनिट्रेटिंग द बैरियर इज कॉल्ड टनल इफेक्ट। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है बैरियर को क्रॉस करने की वो क्या कहलाएगी, आपकी टनल इफेक्ट कहलाएगी। बच्चे ये तो केस था हमारे पास जब E जो है लेस देन वी नॉट है। अगर E ग्रेटर देन वी नॉट की बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, जो भी पार्टिकल आएगा वो अगर यहाँ पे उसकी एनर्जी बैरियर की एनर्जी से ज़्यादा होगी, अगर बैरियर की एनर्जी से ज़्यादा होगी तो ऑफकोर्स वो इसमें से क्या कर जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी होगा
पोटेंशियल जो भी बैरियर है उसको पेनिट्रेट करके वो थर्ड रीजन में आ जाएगा, ठीक है ना, ट्रांसमिट हो जाएगा, उसमें से बाहर निकल जाएगा। पर जैसे ही अगर हम लोग कंसीडर करते हैं क्वांटम मैकेनिकली, अगर मैं बात करूँ तो क्वांटम मैकेनिकली क्या होगा बच्चे, तो क्वांटम मैकेनिकली ये होगा कि जो भी पार्टिकल आएगा वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट बैक होगा, यानी कि पार्टिकल आया वो यहाँ से क्या करेगा, वो जो है पेनिट्रेट करके वो थर्ड रीजन के अंदर आ जाएगा, यानी कि पार्टिकल हमेशा क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। पर क्वांटम मैकेनिकली अगर हम बात करें, जो भी पार्टिकल आएगा वो फर्स्ट रीजन के अंदर थोड़ा सा क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और जो फॉरवर्ड वेव है यानी कि वो इस बैरियर को जो है क्रॉस करके क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। यानी कि क्वांटम मैकेनिकली ये देखा गया जो भी हमारे पास पार्टिकल आया वो फर्स्ट रीजन के अंदर रिफ्लेक्ट हुआ, और उसके बाद जो है कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी थी कि पार्टिकल जो है रिफ्लेक्ट हुआ, और बाकी जो है पेनिट्रेट करके जो है थर्ड रीजन के अंदर वो अपीयर हुआ। यानी कि यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है बच्चे कि एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट पे हमेशा पार्टिकल क्या करता है, क्लासिकली ट्रांसमिट करता है, सिर्फ बैरियर को क्रॉस करके थर्ड रीजन में आ जाएगा। पर क्वांटम मैकेनिकली देयर इज अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी द पार्टिकल विल गेट रिफ्लेक्टेड इन रीजन 1 एंड विल पेनिट्रेट द बैरियर एंड अपीयर इन रीजन 3। तो यही होगा कि पार्टिकल जो है कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी कि पार्टिकल फर्स्ट रीजन में रिफ्लेक्ट हो, और उसके बाद जो है वो इस बैरियर को क्रॉस करके जो है थर्ड रीजन के अंदर जो है ट्रांसमिट हो जाए। तो ये हमारे पास था। अब बच्चे, अब मुझे क्या देखना है कि इसका बिहेवियर जानना है पार्टिकल का, तो आई हैव टू सॉल्व द स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। तीनों रीजन के अंदर हम सॉल्व करेंगे, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। तो हमने स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन हम लिखेंगे। तो यहाँ पे रीजन 1 की अगर मैं बात करूँ, रीजन 1 हमने देखा कि x इज लेस देन 0, तो Vx हमारा पोटेंशियल है वो क्या है बच्चे, 0 है। तो Vx हमारा पोटेंशियल क्या है बच्चे, 0 है, और साई को आप रिप्लेस कर दोगे साई 1 से, तो क्या आ जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव साई 1 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 2m बाय में h कट स्क्वायर, e माइनस वी एक्स है, Vx हमारा 0 है, तो e साई 1 इज इक्वल टू 0। इससे आप कह दो इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे रीजन 2 के लिए जब हमारा पोटेंशियल बैरियर जिसकी विड्थ क्या है, a है, और x रीजन कहाँ लाई कर रहा है बच्चे, 0 से a, तो Vx हमारा क्या है, v0 है, और साई को आप रिप्लेस कर दोगे साई 2 से, तो क्या आ जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव साई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 2m बाय में h कट स्क्वायर, e माइनस वी एक्स, और Vx की वैल्यू क्या है, v0 है, इंटू साई 2 इज इक्वल टू 0। इसको कह दो बच्चे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से बच्चे रीजन 3 के लिए अगर हम देखें, अब रीजन 3 क्या है, x इज ग्रेटर देन a, तो उस केस में भी हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा, और साई को आप रिप्लेस कर दोगे साई 3 से, तो साई 3 का सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2m बाय में h कट स्क्वायर, e माइनस वी एक्स, और Vx क्या है, 0 है, तो e साई 3 इज इक्वल टू 0। इसे कह दोगे बच्चे इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास तीनों इक्वेशन है, इक्वेशन 1, 2, 3। अब इनके जो जनरल सॉल्यूशंस आपको पता ही है, हमने क्या करना है बच्चे, 2m बाय में h कट स्क्वायर e जो है इसको पुट कर देंगे k1, और 2m बाय में h कट स्क्वायर e माइनस वी नोट को आप पुट कर दोगे k2 का स्क्वायर, यानी कि 2m बाय में h कट स्क्वायर e को पुट कर दोगे k1 का स्क्वायर, और इसको पुट कर दोगे 2m बाय में h कट स्क्वायर e माइनस वी नोट को कर दोगे k2 का स्क्वायर पुट। तो हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशंस निकल के आएंगे, तो अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, उसके सॉल्यूशंस क्या निकल के आएंगे, साई 1 का सॉल्यूशन निकल के आएगा a e की पावर आयटा k1x, b e की पावर माइनस आयटा k1x। इसे कह दो इक्वेशन नंबर 4। ऐसे ही c e की पावर आयटा k2x प्लस d e की पावर माइनस आयटा k2x, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 5। ऐसी साई 3 आ जाएगा e की पावर आयटा k1x प्लस एफ ई की पावर माइनस आयटा k1x, इसको कह दोगे इक्वेशन नंबर 6। अब बच्चे ए बी सी डी ई एफ जो है ये हमारे पास आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं, और इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। तो यहाँ पे मैंने k1 बताया हुआ है कि k1 क्या है, अंडर रूट ऑफ 2m ई बाय में h कट स्क्वायर, और k2 क्या है, अंडर रूट ऑफ 2m ई माइनस वी नॉट बाय में h कट स्क्वायर। तो अब यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 6 देखो बच्चे, देखो सबसे पहले हम इन सब साई 1, साई 2, साई 3 को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो साई 1 में यहाँ पे बच्चे a e की पावर आयटा k1x, ये फर्स्ट टर्म जो है, देखो साई 1 जो है वो भी 2 टर्म से मिलके बनी है, साई 2 भी 2 टर्म से मिलके बनी है, और साई 3 भी 2 टर्म से मिलके बनी है। तो जो साई 1 है इसकी फर्स्ट टर्म हमें रिप्रेजेंट कर रही है, जो भी पार्टिकल है वो मतलब इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट कर रही है आपकी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म आपकी रिफ्लेक्टेड वेव को रिप्रेजेंट कर रही है,
या फिर आप ये कह सकते हो फर्स्ट टर्म जो है ये दिखा रही है कि वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ वेव ट्रैवल कर रही है, और वेव जो है ट्रैवलिंग अराउंड नेगेटिव एक्स एक्सिस, या फिर कह सकते हो रिफ्लेक्टेड वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इन रीजन 1 फर्स्ट रीजन में, तो अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊं तो बच्चे इस तरह से है आपका पुराना वाला डायग्राम। आप देखो तो ये जो फर्स्ट वेव होगी जो ए ई की पावर आइटा k1x है वो इंसिडेंट वेव है ये, और जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव होगी ई की पावर ए बी ई की पावर माइनस आइटा k1x। तो ये रीजन 1 के लिए साई 1 की टर्म्स है। ऐसे ही बच्चे साई 2 की टर्म्स हम देखें तो साई 2 की क्या है, सी ई की पावर आइटा k2x प्लस डी ई की पावर माइनस आइटा k2x। तो ये वाला जो फर्स्ट टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रही है वेव ट्रैवलिंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है वेव ट्रैवलिंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। यानी कि फर्स्ट जो है वो क्या है रिफ्लेक्ट आपकी इंसिडेंट वेव है सेकंड रीजन के अंदर, और ये क्या है रिफ्लेक्टेड वेव है आपकी सेकंड रीजन के अंदर। तो कैसे होगी बच्चे, तो यहाँ पे जब वो सेकंड रीजन के अंदर बात करें तो ये जो फर्स्ट टर्म होगी वो जो थी आपके पास सी ई की पावर आइटा k1x k2x सेकंड रीजन की बात कर रहे हैं तो वो थी, और जो बैकवर्ड रे आई है यहाँ से जब बच्चे इस डिसकंटिन्यू से टकरा के जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो क्या है बच्चे डी ई की पावर माइनस आइटा k2x। आगे क्या है हमारे पास थर्ड रीजन की अगर हम बात करें तो थर्ड रीजन के अंदर बच्चे क्या है ई की पावर आइटा k1x प्लस एफ ई की पावर माइनस आइटा k1x। अब जो इंसिडेंट वेव है वही क्या हुई बच्चे रिफ्लेक्ट हुई, अभी वही क्या हुई ट्रांसमिट हुई है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी रिप्रेजेंट कर रही है ट्रांसमिटेड वेव, और जो सेकेंड टर्म है वो हमारी रिप्रेजेंट कर रही है रिफ्लेक्टेड वेव। अब बच्चे यहाँ से इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म तो हमें समझ में आ गया रिप्रेजेंट कर रही है रिफ्लेक्टेड वेव एफ, जो ये वाली फर्स्ट टर्म है, और जो सेकंड टर्म है हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है बच्चे रिफ्लेक्टेड वेव रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा पॉजिटिव कर लो बच्चे, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है ट्रांसमिटेड वेव रिप्रेजेंट कर रही है, तो टी ई की पावर आइटा k1x, और जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो क्या है एफ ई की पावर माइनस आइटा k1x। पर यहाँ से बच्चे अगर आप देखो तो हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म तो ठीक है कि जो भी वेव आई वो ट्रांसमिट हो गई, पर जो इसकी सेकंड टर्म है वो क्या हो रही है रिफ्लेक्ट, पर आगे कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है हमारे यहाँ पे, तो जो भी वेव है वो रिफ्लेक्ट तो हो नहीं सकती। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा एफ का जो कांस्टेंट है, ये जो हमारा कांस्टेंट है इसको क्या होना पड़ेगा बच्चे जीरो होना पड़ेगा। तो यही लिखा है इन इक्वेशन नंबर 6। इस 6 इक्वेशन में द फर्स्ट टर्म जो है वो तो रिप्रेजेंट कर रही है वेव ट्रैवलिंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन रीजन 3, और सेकंड टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है वेव ट्रैवलिंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, पर कोई भी वेव रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। तो उस केस में हमारे पास एफ की वैल्यू क्या होगी बच्चे जीरो होगी। तो आप जब जीरो सब्सटीट्यूट करोगे तो हमारी इक्वेशन 6 क्या बन जाएगी साई 3 इज इक्वल टू ई की पावर आइटा k1x। इसको कह लो बच्चे इक्वेशन नंबर 7। नाउ चूज वेव एम्पलीट्यूड ए एज यूनिटी। हमने क्या किया जो एम्पलीट्यूड ए है उसको 1 कर दिया, और उसके बाद जो हमारे बाकी कोफिशिएंट्स हैं बी सी डी ई इसको हमने इस ए एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्टिव में हम फिक्स कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चे जो आपका बी है उसको आप आर से रिप्लेस कर दोगे कोफिशिएंट को, ई को आप टी से रिप्लेस कर दोगे। यहाँ पे जो आर है दैट इज़ योर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, और टी क्या है बच्चे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो आपने क्या करना है बी को आर से रिप्लेस करोगे, ई को टी से रिप्लेस करोगे। अब सॉल्यूशंस कैसे लिखे जाएंगे आपके पास, हमारे पास 3 इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, आपने बी को आर से रिप्लेस कर दिया, ए को यूनिट कर दिया, और आपने क्या किया है जो हमारा आपका ई है इसको किससे रिप्लेस किया बच्चे टी से रिप्लेस किया है। तो हमारे पास जो इक्वेशंस लिखी जाएंगी वो क्या हो जाएंगी आपकी दैट इज साई 1 इज इक्वल टू 1 आइटा ई की पावर आपके पास आ जाएगी साई 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ई की पावर आइटा k1x प्लस बी को आपने आर से रिप्लेस किया था आर इंटू ई की पावर माइनस आइटा k1x। ऐसे ही साई 2 आ जाएगा सी ई की पावर आइटा k2x प्लस डी की पावर माइनस आइटा k2x। यहाँ से बचे साई 3 है, हमने ई को किससे रिप्लेस कर दिया टी से, तो टी ई की पावर आइटा k1x। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को 8 कह लो, इसको 9 और इसको कह लो बच्चे 10। अब हमारे पास जो है आर सी डी टी ये हमारे पास क्या है बच्चे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। इनको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाएंगे बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे साई और डी साई बाय में डी एक्स पे एट एक्स इज इक्वल टू 0 और एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। तो जब हम साई हम मान के चलते हैं कि साई जो है इसका मतलब बाउंड्री कंडीशन क्या होगी बच्चे कि साई जो है उसको कंटिन्यूस होना पड़ेगा एट बाउंड्रीज, और
उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसको भी क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूस होना पड़ेगा एट बाउंड्रीज। बाउंड्रीज क्या है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे साई 1 की वैल्यू साई 2 की इक्वल होगी और एक्स इज इक्वल टू ए पे बच्चे हमारे पास भी क्या होगा, साई 2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी बच्चे, साई 3 के इक्वल होगी। अगर आप यहाँ पे देखें बाउंड्री कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, जो फर्स्ट रीज़न है एक्स इज इक्वल टू 0 वाला रीज़न है जहाँ पे आपका, वहाँ पे साई 1 की वैल्यू साई 2 की इक्वल होनी चाहिए। ऐसी एक्स इज इक्वल टू 1 पे साई 2 की वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए, साई 3 की। ऐसी बाउंड्री कंडीशन में पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम लगाएं तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स साई 1 का किसके इक्वल होना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसी partial derivative of psi 2 with respect to x is equal to partial derivative of psi 3 with respect to x at x is equal to a, और ये क्या at x is equal to 0। तो इन दोनों पे जो है इनके partial derivatives और वेव फंक्शन क्या होने पड़ेंगे, कंटिन्यूस होने पड़ेंगे। तो हम ये सारी अप्लाई करेंगे जो हमारे पास इक्वेशन है 11 12, जो हमारे पहली बाउंड्री कंडीशन हम लगाएंगे साई 1 साई 2 इज इक्वल टू साई 2 साई 3 एट एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। तो हमने क्या लगाया, अप्लाइंग 11 एंड 12, 11 एंड 12 हमने 8 और 9 पे अप्लाई किया। तो हमारे पास क्या आ गया, पहले तो साई 1 इज इक्वल टू साई 2 एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर इज इक्वल टू सी प्लस डी, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास क्या लगाएंगे, एक्स इज इक्वल टू ए पे हमारे पास साई 2 इज इक्वल टू साई 3 है, तो सी ई की पावर आइटा के टू ए प्लस डी ई की पावर माइनस आइटा के 2 ए इज इक्वल टू टी ई की पावर आइटा के 1 ए। तो यहाँ पे ये हमने लगा दिए, ये हमारे पास आ गया। इसको नाम दे दो बच्चे 15 इक्वेशन, इसको नाम दे दो 16 इक्वेशन। अब बच्चे हमने क्या करना है, डेरिवेशन करनी है 9 और 10 इक्वेशन की। तो डिफरेंशिएट, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, कर्ल साई बाय में कर्ल साई का साई 1 बाय में कर्ल एक्स इज इक्वल टू कर्ल साई 2 बाय में कर्ल एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे और एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, किस पे, साई 2 और साई 3 का। तो जब हम ये बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो पहले हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने क्या करना है, साई 1 और साई 2 का देख के पार्शियल डेरिवेटिव, साई 1 और साई 2 का पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 ई की पावर आइटा के 1, हमने किस पे निकालना है, आइटा के 1 एक्स इंटू आइटा के 1 प्लस आर ई की पावर माइनस आइटा के 1 एक्स इंटू माइनस आइटा के 1 इज इक्वल टू सी ई की पावर आइटा के 1 एक्स इंटू आइटा के 1 प्लस डी ई की पावर माइनस आइटा के 2 एक्स इंटू माइनस आइटा के 1। तो यही मैंने लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगी हमारे पास, हमने किस पे निकालना है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चे, 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, आइटा के 2 सी प्लस डी ई की माइनस आइटा के 2 इज इक्वल टू आइटा के 1 इंटू 1, और आइटा के 1 अगर आप कॉमन ले रहे हो तो आइटा के 1 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे आइटा के 2 इसमें से कॉमन आ गया, तो सी माइनस डी इज इक्वल टू आइटा के 1 माइनस आर। इसी को याद है इक्वेशन नंबर 17। और ऐसे ही हमारे पास इक्वेशन नंबर 18 निकल के आएगी, पर हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन लगाएंगे एक्स इज इक्वल टू ए वाली साई 2 और साई 3 पे। तो हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा सी ई की पावर आइटा के 2 ए इंटू आइटा के 2 प्लस डी ई की पावर आइटा के 2 ए इंटू माइनस आइटा के 2 इज इक्वल टू टी ई की पावर आइटा के 1 ए इंटू आइटा के 1। तो यहाँ पे हमने यही इक्वेशन लगा रखी है, तो ये हमारे पास आ जाएगी, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 18। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ गया, ये 17 इक्वेशन है, ये 18 इक्वेशन है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी 15 और 17 इक्वेशन देखो, 1 प्लस आर इज इक्वल टू सी प्लस डी, और देखो इसको आइटा के 2 सी माइनस डी इज इक्वल टू आइटा के 1 1 माइनस आर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों इक्वेशन से देखो बच्चे इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना 17 इक्वेशन को। जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस आर, आपने क्या करना, 1 माइनस आर की वैल्यू निकालनी। तो 1 माइनस आर क्या आ जाएगा, आइटा से आइटा कैंसिल, K2 बाय में K1 C माइनस डी। तो ये दोनों इक्वेशन हमें चाहिए। हम क्या करेंगे बच्चे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 ये कैंसिल हो जाएगा ऐसी। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने ऐड करके यहाँ से अलग से दिखा रखा है आपको कि अगर हमारे पास इक्वेशन क्या है, 1 प्लस आर इज इक्वल टू सी प्लस डी, और यहाँ से क्या है 1 माइनस आर इज इक्वल टू K2 बाय में K1 C माइनस डी। इसको यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 माइनस आर K1 बाय में K2 इज इक्वल टू C माइनस डी। तो जब हम इसको ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशन को तो 1 + 1 आपके पास आ जाएगा बच्चे
यहाँ से पहले इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2c इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस आर प्लस 1 माइनस आर k1 बाय में k2। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 1 प्लस आर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो k1 बाय में k2 माइनस आर k1 बाय में k2। तो यहाँ से r कॉमन, तो 1 माइनस k1 बाय में k2 इज इक्वल टू 1 प्लस k1 बाय में k2। तो हमारे पास 2c की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो 2c की हमारे पास वैल्यू जो निकल के आई है वो आई है, जो हमने इसको ऐड किया था तो निकल के आई है बच्चे 1 प्लस k1 बाय में k2 r प्लस r k1 माइनस k1 बाय में k2। इससे कह दो बच्चे इक्वेशन नंबर 19। ऐसे ही हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को तो हमारे पास 2d की वैल्यू निकल के आएगी, तो 2d की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 1 प्लस आर माइनस k1 बाय में k2 1 माइनस आर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस k1 बाय में k2, r कॉमन ले लिया, प्लस r 1 प्लस k1 बाय में k2। इसे कह दो बच्चे इक्वेशन नंबर 20। तो हमारे पास 2c और 2d की वैल्यू निकल के आई। ऐसे ही बच्चे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 16 एंड 18 को। तो जब हमारे पास 16 और 18 इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 16 और 18 इक्वेशन हमारे पास ये थी, 16 इक्वेशन ये थी हमारे पास, और 18 इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये दोनों इक्वेशन को 16 और 18 इक्वेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी देख लेते हैं। तो यहाँ से बच्चे आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप आयटा k1 बाय में आयटा से आयटा कैंसिल k1 बाय में k2 इज इक्वल टू टी ई की पावर आयटा k1a, इस तरह से भी लिख सकते हो इसे। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2c ई की पावर आयटा k2a प्लस इज इक्वल टू टी ई की पावर आयटा k1a 1 प्लस k1 बाय में k2। ऐसी 2d ई की पावर माइनस आयटा k2a इज इक्वल टू टी ई की पावर आयटा k1a 1 माइनस k1 बाय k2। तो ये इक्वेशन 21 है, ये इक्वेशन 22 है। तो बच्चे अभी हमने ऊपर 2c और 2d की वैल्यू निकाली थी, ये हमारी 2c की वैल्यू थी, ये हमारी 2d की वैल्यू थी। तो इनमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, 2c की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे 21 में इक्वेशन में, और 2d की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे 22 इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमने इक्वेशन पुट कर दी, 2c की जगह हमने क्या पुट कर दिया बच्चे, 2c की जगह हमने क्या पुट कर दिया 1 प्लस k1 बाय में k2 प्लस r 1 माइनस k1 बाय में k2। तो ये थी हमारे पास 2c की वैल्यू इंटू ई की पावर आयटा k2a टी ई की पावर आयटा k1a 1 प्लस k1 बाय k2। इसे कह दो इक्वेशन नंबर 23। ऐसी 24 इक्वेशन हमने जब 2d की वैल्यू पुट करी 1 माइनस k1 बाय में k2 प्लस r 1 प्लस k1 बाय k2 ई की पावर माइनस आयटा k2a टी ई की पावर आयटा k1a 1 माइनस k1 बाय k2। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर होगी 24। इन दोनों को बच्चे डिवाइड कर देंगे, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास t से t कैंसिल हो जाएगा और e की पावर आयटा k1a से e की पावर आयटा k1a कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास ये वाली टर्म हमारे पास बचेगी, तो डिवाइड करके ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। तो यहाँ से बच्चे अगर हम देखें, तो यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस k1 बाय में k2। तो यहाँ से बच्चे हमने क्या करना है, ये वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही है, इसको इससे मल्टीप्लाई और इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास 1 माइनस k1 बाय k2 इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस k1 बाय k2 1 प्लस k1 बाय k2 प्लस r, और 1 माइनस k1 बाय k2 1 माइनस k1 बाय k2, तो इसका क्या हो गया स्क्वायर। बाकी ये टर्म एज इट इज ऐसी 1 प्लस k1 बाय k2 इंटू दिस, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस k1 बाय k2 1 माइनस k1 बाय k2 प्लस r 1 माइनस k1 बाय k2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर, बाकी टर्म एज इट इज ई की पावर माइनस k2a एज इट इज। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, देखो बच्चे r वाली टर्म आपने एक तरफ रखनी है और k2 बाय k1 को आप म्यू पुट कर दोगे, और जो ये एक्सपोनेंशियल टर्म है इसको कोसाइन और साइन में एक्सपेंड करेंगे। तो कोसाइन में e की पावर आयटा k2a की वैल्यू होती है कॉस k2a प्लस आयटा साइन k2a। ऐसी e की पावर माइनस k2a की वैल्यू होती है कॉस k2a माइनस आयटा साइन k2a। तो ये आपको याद रखनी है। तो हमने क्या किया बच्चे, r वाली टर्म एक तरफ रखी, तो r वाली टर्म एक तरफ रखी और k2 बाय k1 को क्या पुट कर रहे हैं, म्यू पुट कर रहे हैं। तो ये वाली टर्म r वाली थी, तो r को हमने बाहर निकाल लिया, 1 माइनस k2 बाय k1 इज म्यू, तो k1 बाय k2 इज 1 बाय म्यू, तो 1 बाय म्यू का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड किया तो क्या आ गया कॉस k2a प्लस आयटा साइन k2a। और हमने r वाली टर्म एक तरफ रख रहे हैं ना, तो r इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो r तो कॉमन ही आ गया, तो 1 प्लस k1 बाय k2 दैट इज 1 बाय में म्यू का 1 बाय में म्यू और इस पूरे का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस k2a माइनस आयटा साइन k2a। ऐसी बाकी टर्म्स को हम इधर लेके जा रहे हैं,
तो ये क्या इधर आएगा, इस साइड आएगा, लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस ए 1 माइनस ए, यानी कि 1 माइनस ए का स्क्वायर, तो यानी कि 1 माइनस k1 बाय k2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय में म्यू का म्यू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास आगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे कॉस k2a माइनस, अब देखो बच्चे ये वाली टर्म जो है हमारे पास, पहले हम ये वाली टर्म देख रहे हैं 1 प्लस k1 बाय k2 1 माइनस k1 बाय k2, तो 1 माइनस 1 बाय में म्यू स्क्वायर कॉस k2a, और माइनस का साइन है तो माइनस आयोटा साइन k2a। अब बच्चे यहाँ पे सेम टर्म ये वाली है, तो ये कॉमन ले रखी है बाहर, 1 माइनस 1 बाय म्यू स्क्वायर कॉमन ले रखा है, और ये ई की पावर माइनस ई की पावर आयोटा k2a आएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस k2a माइनस आयोटा साइन k2a। तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। तो यहाँ से बच्चे हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चे, म्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय में म्यू स्क्वायर है, 1 बाय में म्यू स्क्वायर सब में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा r इंटू 1 म्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉस k2a प्लस में आयोटा साइन k2a, म्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉस k2a माइनस आयोटा साइन k2a, इस तरह से इज इक्वल टू, तो म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाय में म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, कॉस k2a माइनस आयोटा साइन k2a कॉस k2a माइनस आयोटा साइन k2a। तो यहाँ से बच्चे कॉस k2a से कॉस k2a क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अब हमारे पास क्या आ गई टर्म, तो यहाँ पे मेरे पास जो टर्म निकल के आएगी वो आ जाएगी इस तरह से। तो हमारे पास जो टर्म निकल के आई है वो r cos k2a, अब बच्चे हमने क्या किया है cos k2a और sin k2a कॉमन ले रखे हैं, तो sin k2a की टर्म जो हमारे पास आएगी म्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 आयोटा म्यू cos k2a इज इक्वल टू, तो वहाँ से हमारे पास बचेगा 1 माइनस म्यू स्क्वायर sin k2a, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट हमारा निकल के आएगा 1 माइनस म्यू स्क्वायर sin k2a बाय में 1 प्लस म्यू स्क्वायर sin k2a प्लस में 2 आयोटा म्यू cos k2a, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 25। तो यहाँ से बच्चे ऐसे ही 24 इक्वेशन जो है हमारे पास उसके साथ सेम वही करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टी ई की पावर आयोटा k1a 1 माइनस 1 बाय में म्यू, तो हमारे पास एक्चुअल में क्या थी वो जो हमारे पास 24 इक्वेशन है, मैं वो आपको दिखा देती हूँ बच्चे, यहाँ पे ये हमारी 24 इक्वेशन है, तो 24 इक्वेशन जो हमारे पास ये है, ठीक है, तो 1 माइनस k1 बाय k2 प्लस r1 प्लस में k1 बाय k2 ई की पावर माइनस k2a t, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इसके अंदर बच्चे हमारे पास जो ये वाली टर्म है इसको एक तरफ, तो आपने k1 बाय k2 को क्या पुट करना है म्यू पुट करना है, और ई की पावर आयोटा k1a को क्या पुट करेंगे कॉस k1a माइनस प्लस आयोटा साइन k1a, और इसको लिखेंगे कॉस k2a माइनस साइन आयोटा साइन k2a। तो ये सब्सटीट्यूट करेंगे जब हम वैल्यू, तो हमारे पास टी ई की पावर माइनस ई की पावर आयोटा k1a 1 माइनस 1 बाय में म्यू बन जाएगा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो आप सब्सटीट्यूट खुद भी करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा k1 बाय k2 1 बाय में म्यू 1 माइनस 1 बाय में म्यू प्लस r इंटू 1 प्लस 1 बाय में म्यू, और ये क्या हो जाएगा कॉस k2a माइनस में आयोटा साइन k2a। तो यहाँ पे इन्होंने अभी सब्सटीट्यूट नहीं किया है इनकी वैल्यू, तो अभी हम आगे सब्सटीट्यूट किया होगा। अभी हमने यहाँ पे क्या किया बच्चे म्यू माइनस 1 बाय में म्यू, ऐसी म्यू माइनस 1 बाय में म्यू, म्यू प्लस 1 बाय में म्यू से म्यू हर जगह से क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी टर्म एज इट इज। अब बच्चे यहाँ पे हमने एक चीज़ इंपॉर्टेंट की है, ये जो r है दैट इज रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, हमने क्या करना है इस रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू पुट कर देनी है। तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने अभी निकाली थी 1 माइनस म्यू स्क्वायर साइन k2a बाय में 1 प्लस में म्यू स्क्वायर साइन k2a प्लस 2 आयोटा म्यू कॉस k2a, तो हम ये सब्सटीट्यूट किया हुआ है यहाँ पे, बाकी टर्म एज इट इज। तो यहाँ से बच्चे टी ई की पावर आयोटा k1 है म्यू माइनस 1। अब बच्चे यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ये एलसीएम बनता है पूरा, तो हमने क्या किया इस पूरे का एलसीएम लिया, तो हमने जब इस पूरे का एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 1 प्लस में म्यू स्क्वायर साइन k2a प्लस में 2 आयोटा म्यू कॉस k2a। तो जब हम अब म्यू तो म्यू सब जगह से कैंसिल हो चुका है, तो हमारे पास बच्चा म्यू माइनस 1 को क्या करेंगे इस पूरे से मल्टीप्लाई, तो हमने वही किया है म्यू माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया हुआ है इससे 1 प्लस में म्यू स्क्वायर, ऐसे ही हमने क्या किया हुआ है इसको इससे मल्टीप्लाई। अब देखो बच्चे ये ना डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो आपको ये एक दो स्टेप आपको खुद करने हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 माइनस म्यू स्क्वायर साइन k2a, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा म्यू माइनस 1 1 प्लस में म्यू का स्क्वायर
तो यहाँ से बच्चे क्या होगा हमारे पास साइन के टू ए कॉमन आ जाएगा, साइन के टू हमने कॉमन ले लिया, म्यू माइनस वन, वन प्लस में म्यू स्क्वायर एज इट इज, प्लस अब क्या होगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू माइनस वन, म्यू माइनस वन, म्यू माइनस वन, टू आइटा म्यू कॉस के टू ए। और ये देखो बच्चे यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि जब हमने यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे आप देख रहे हो म्यू प्लस वन भी है, ठीक है ना, म्यू प्लस वन भी है, तो म्यू प्लस साइन के टू है तो कॉमन लिया हुआ है, तो एक बार तो क्या होगा इसको इससे मल्टीप्लाई और ये वन माइनस म्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई क्या है म्यू प्लस वन। तो ये ध्यान रखना कि हमारे पास क्या होगा, हमने साइन के टू ए कॉमन ले लिया तो साइन के टू ए को क्या करेंगे पहले इस वाले को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस दिस इनटू दिस, ठीक है, टू आइटा म्यू, म्यू माइनस वन कॉस के टू है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चे म्यू माइनस वन, म्यू प्लस वन, इन वन प्लस में म्यू स्क्वायर, इनको आप सॉल्व करोगे, जब इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस टू म्यू, म्यू माइनस वन साइन के टू ए, और ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा टू आइटा म्यू, म्यू माइनस वन कॉस के टू ए, बाकी टर्म एज इट इज। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा टू आइटा म्यू, म्यू माइनस वन हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, देखो टू आइटा म्यू, म्यू माइनस वन कॉमन ले लिया, म्यू म्यू माइनस वन तो है ही यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बच्चे कॉस के टू ए माइनस था, अब माइनस को हम क्या लिख सकते हैं आयटा का स्क्वायर, माइनस को हम क्या लिख सकते हैं आयटा का स्क्वायर, एक आयटा कॉमन आ गया तो एक आयटा रह गया, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आयटा साइन के टू ए, ई की पावर माइनस आयटा के टू ए, बाय में वन प्लस में म्यू स्क्वायर साइन के टू ए प्लस में टू आयटा म्यू कॉस के टू ए। तो यहाँ से हमारे पास देखो ये क्या बन गया ई की पावर आयटा के टू ए बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया ई की पावर माइनस आयटा के टू ए, तो ये क्या आ जाएगा ई दिस प्लस दिस जीरो हो गया, तो हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या निकल के आएगा टू आयटा म्यू ई की पावर आयटा के वन ए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे हमारा जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट था उसके साथ जो है मल्टीप्लिकेशन में था ये टर्म, तो यहाँ से बच्चे हमने क्या करना है म्यू माइनस वन से म्यू माइनस वन कैंसिल, और ये इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस आइटा के वन ए, तो ये हमारे पास टर्म आ गई टू आइटा म्यू ई की पावर माइनस आइटा के वन ए, वन प्लस में म्यू स्क्वायर साइन के टू ए प्लस में टू आइटा म्यू कॉस के टू ए। तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट तक आज हमने डेरिवेशन करी, कल हम इसके स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, तो मतलब इसी के स्पेशल केसेस की हमारे पास सेकंड वीडियो वो आपने अभी देखनी है या कल देख लेना, तो वो कंप्लीट टॉपिक आपने देखना है इसका, ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।